महाराष्ट्र का राजनीति में आने के लिए लॉरेंस को ऑफर दिया जा रहा है, तो इधर योगी आदित्यनाथ की इनफॉर्मल एंट्री महाराष्ट्र के चुनाव में हो चुकी है और मुंबई में योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ पोस्टर लगा दिए गए। यह लिख दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी के इस पोस्टर में योगी का संदेश लिख दिया गया, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये होर्डिंग मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगे हैं। अंधेरी ईस्ट से लेकर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और बांद्रा इलाके तक लगे योगी के पोस्टर क्या मैसेज दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, कटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूं तो ये मंत्र यूपी में दिया, लेकिन इसका असर हुआ हरियाणा में। सीएम योगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान अपने इस बयान को बार बार दोहराया और इसका असर ये हुआ कि जहां सारे चुनावी पंडित कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, वहां बीजेपी ने आसान जीत हासिल कर ली। हरियाणा में योगी के इस मंत्र का जादू देखने के बाद अब महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ छा गए। कटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का एक भाषण था, बटेंगे तो कटेंगे। इस भाषण का उपयोग अब महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। बाकायदा पोस्टर लगाकर पूरे मुंबई में इस तरह के योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं और ये कहा गया है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ मॉडल के जरिए महाराष्ट्र में जीत की इबारत लिखना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जी के पूरा हफ्ता मांगा है योगी जी का, और योगी जी की अभी तक 20 से 22 सभा की डिमांड हो चुकी है। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी को योगी के बटेंगे तो कटेंगे मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 38 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 20% से ज्यादा है। 9 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 40% से ज्यादा है। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं। लेकिन इस समीकरण को तोड़ने के लिए शायद योगी के बटेंगे तो कटेंगे मॉडल को लागू किया जा रहा है। इसी समीकरण की काट निकालने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के मंत्र का सहारा लिया है ताकि हिंदू वोटर्स का वोट बटोरा जा सके। जय जय श्री राम। विपक्षी दलों की ओर से लगातार बीजेपी के खिलाफ जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। इसमें जातीय गोलाबंदी को बड़ा आधार बनाया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के बीच बीजेपी की नीतियों के खिलाफ रहने वाली जातियों को एक पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं योगी के बटेंगे तो कटेंगे मॉडल को इसी की काट के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। हाँ, मायने जरूर रखता है, क्यों नहीं रखता। महाराष्ट्र में नहीं, पूरा भारत में मायने रखता है ये बात। सर जी, ऐसा है कि ये मुट्ठी है ना, 5 उंगली में बहुत ताकत हुई है। जब हम एक रहेंगे ना तो बहुत ताकत, अगर ये अलग हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं करता। इसी तरह एक संदेश है कि हम लोग मिलकर साथ रहें। चुनाव के दौरान वोटर्स पर योगी इफेक्ट ऐसा काम करता है कि अब बीजेपी उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्रों के लिए सीएम योगी की डिमांड शुरू कर दी है। हर उम्मीदवार चाहता है कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए कैंपेन करें। हरियाणा की जीत के बाद बहुत मुमकिन है कि महाराष्ट्र में भी सीएम योगी काफी एक्टिव रहे, क्योंकि योगी का मतलब है जीत की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगी की डिमांड हाई क्यों है और क्यों किसी भी चुनाव में योगी का जलवा रहता है। वजह है योगी का स्ट्राइक रेट। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर कैंपेनिंग की, जिनमें 13 पर पार्टी को जीत मिली। यानी आदित्यनाथ योगी का स्ट्राइक रेट रहा 65%। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर कैंपेन किया और चारों सीटें बीजेपी ने जीती। यानी स्ट्राइक रेट रहा 100%। यानी योगी जहां जाते हैं पार्टी की जीत का दावा पक्का हो जाता है और यही वजह है कि योगी की डिमांड है। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला हिट रहा तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और इसीलिए अब बीजेपी महाराष्ट्र में इसी प्लान के साथ उतर रही है। सीएम योगी के होर्डिंग लगने से पहले पीएम मोदी ने यही बात महाराष्ट्र में दोहराई थी। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस हमेशा बांटो
और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। लेकिन क्या बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ बीजेपी के लिए कारगर है? क्या ये मैसेज सिर्फ बीजेपी को फायदा देता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में दावा ठोक रही महाविकास अघाड़ी को यही समझने की जरूरत है कि अगर वो बटेंगे तो वोट कटेंगे। महाअघाड़ी में सीटों को लेकर बंटवारे के हालात बन रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में मुंबई, नासिक और विदर्भ की 30 सीटों को लेकर पेंच फंसा है। ना कांग्रेस एक भी सीट छोड़ने को राजी है और ना उद्धव शिवसेना अपना दावा छोड़ने को राजी। शरद पवार भी सीटों को लेकर के अब महत्वाकांक्षी हैं। यानी गठबंधन का हर साथी गठबंधन धर्म नहीं बल्कि स्वयं बंधन धर्म चाहता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला लेकर चल रही है, तो महाविकास अघाड़ी दोनों तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कटेंगे तो बटेंगे को एक हार्ड लाइनर बयान माना जाता है। दावा यह कि हिंदुओं को साधने के लिए बयान दिया गया, लेकिन ऐसा ही एक और बयान आया बिहार से। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह, जिन्होंने बयान दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जी न्यूज ने प्रदीप सिंह को इस बयान पर सफाई के लिए बुलाया, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले वहां हंगामा हुआ। वो हंगामे की तस्वीर जरा मैं दिखाता हूं आपको। वो तस्वीर जरा आप देखिए आपके सामने। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जी न्यूज का प्रोग्राम शुरू होने से पहले की है। प्रदीप सिंह बैठे हुए हैं, बाकी लोग वहां खड़े हुए हैं। संदिग्ध प्रदीप सिंह के पास आता है और प्रदीप सिंह के जो समर्थक हैं वो संदिग्ध को पकड़ते हैं। इस संदिग्ध को जब तलाशी ली गई तो हाथ में पिस्तौल आपको दिखाई दे रही है। ये वहां लोग, प्रदीप सिंह के जो समर्थक है वो खड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। संदिग्ध वहां पहुंचता है और उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास एक पिस्तौल बरामद होती है। ये संदिग्ध कौन था? ये पिस्तौल लेकर के प्रदीप सिंह के पास क्यों पहुंचा? और अगर प्रदीप सिंह के समर्थक इस संदिग्ध को वहां नहीं रोकते, इसकी तलाशी लेकर के अगर पिस्तौल बरामद नहीं की जाती तो क्या हो जाता? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पूरी हंगामे की हाई वोल्टेज तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं एक रिपोर्ट के जरिए। जो कि फारबिसगंज विधायक मंचन केसरी जी का कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह। सामने समर्थकों की भीड़ के शिकंजे में है टोपी और चश्मा पहने हुए एक शख्स, और लाल रंग के कपड़े में लपेटी गई है पिस्टल। जी न्यूज के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। चूंकि प्रदीप सिंह जी न्यूज के ही डिबेट में बैठने वाले थे तो हमने उनकी खैर खबर पूछी और प्रदीप सिंह ने साफ कहा कि यह शख्स संदिग्ध घुसपैठिया भी हो सकता है। थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले उस व्यक्ति को मैंने देखा था, भीड़ में आया था और मैंने कहा क्या काम है बताओ, वो चला गया। हमने सिक्योरिटी को कहा था कि थोड़ा सा तुम चेक चाक करना जो भी छत पे ऊपर आता है, तो उसी क्रम में पुनः वो घूम के आया। जब उनका कमर चेक किया तो वो भागने लगा, तो फिर उसको दबोच करके पकड़ा गया। वो अच्छा पिस्टल लेके बिना लाइसेंस का मेरे घर क्यों आएगा? और यह भी जो लोग आया है यह संदिग्ध है। दरअसल प्रदीप सिंह का एक बयान वायरल हुआ था। इस बयान में प्रदीप सिंह हिंदू धर्म को लेकर अपनी बात कह रहे थे। कोई बोलता है गर्व से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप सिंह के बयान और भीड़ में पिस्टल वाले शख्स की वजह से सवाल उठे। एक सांसद के घर ये शख्स पिस्टल लेकर क्यों गया था? क्या प्रदीप सिंह के हिंदू बनने वाले बयान से यह शख्स नाराज था? क्या यह शख्स प्रदीप सिंह को नुकसान पहुंचाने के मकसद से आया था? इन सवालों के जवाब पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। लेकिन जिस वायरल और विवादित बयान की वजह से जी न्यूज ने प्रदीप सिंह को बुलाया था, उस बयान पर प्रदीप सिंह ने जी न्यूज के कैमरे पर सफाई पेश की। प्रदीप सिंह जितना बड़ा सेकुलर है यहाँ का, मेरे से बड़ा कोई सेकुलर है क्या? मैंने अपने हिंदू को संगठित होने के लिए यह बयान दिया कि अररिया जिला में रहना है, देश में रहना है
तो जब इलेक्शन आता है तो जात पात में लोग बंटता है। मैंने कोई मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया है। विवादित बयान और फिर बारूदी सामान, इन दो तस्वीरों ने बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को दिन भर खबरों का हिस्सा बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।